नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप ही लोगों की तरफ से कमेंट्स आ रहे थे कि सर कमेंट्स वाली सीरीज़ को दोबारा से चलाइए, हम लोग जो कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर आप वीडियो ज़रूर बनाइए। तो आप ही लोगों की डिमांड पर मैंने कमेंट्स वाली सीरीज़ फिर से स्टार्ट की है। जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आज की वीडियो में कुछ कमेंट मैंने पिक किए हैं। इन कमेंट्स पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे जो भी आपके डाउट हैं उनको पूरी तरह से क्लियर करने के। और अगर आपके मन में जो और मेरे व्यूवर्स हैं उनके मन में भी कोई किसी तरह की क्वेरी हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और आप उसको मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके कमेंट पर भी आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए जब भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और अपने रिस्क टॉलरेंस को भी ज़रूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट जो मैंने पिक किया है ये विजय राम जी का कमेंट है। इनका कहना है कि सर एसआईपी बैंक में करें या हम ऐप में करें। देखिए सर, आप बैंक के थ्रू भी बिल्कुल आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐप के थ्रू भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप बैंक के थ्रू एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आपको क्या होगा, एक तो आप जिस बैंक में जाएंगे आप मोस्टली मानकर चलिए आप उसी बैंक के म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, यानी कि ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड हो जाएंगे। अगर आप किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाएंगे, आप फिर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश कर सकते हैं। एक डिफरेंस तो ये रहेगा। दूसरा डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ आपको, अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको रेगुलर प्लान मिलेगा, रेगुलर प्लान, ठीक है। और अगर आप किसी ऐप के थ्रू निवेश करते हैं तो मोस्टली चांस है मैक्सिमम ऐप्स में आपको डायरेक्ट प्लान देखने को मिलेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोस्तों खर्चे का, यानी कि हमारे जो एक्सपेंस रेशियो हमसे लिया जाता है उसका फर्क आता है। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और ये जितना कम होगा उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इजी लगता है कि बैंक से मैं म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करूं तो बिल्कुल एक्सपेंस रेशियो भले ही थोड़ा सा कम या ज़्यादा का डिफरेंस है, ज़रूरी है समय से निवेश को स्टार्ट कर देना। आप बैंक से कर सकते हैं। आपको ऐप के थ्रू इजी लगता है, आप कर सकते हैं। आपके आसपास कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनको सर्च कीजिए, उनको आप ढूंढिए, उनके थ्रू भी आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला जो कमेंट है ये कुलदीप जी का कमेंट है। इनका कहना है, नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एसआईपी का मुनाफा निकालना चाहिए या नहीं। देखिए सर, एसआईपी में जब आप निवेश स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 1000, 2000, 5000 जो भी किया, तो आपको अपने ऐप में या जहाँ भी आप निवेश कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसमें आपको दिखाई देता है कि हाँ मेरा पैसा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मान लीजिए एक टाइम ऐसा है आपकी एसआईपी में, आपको निवेश करते करते जो आपका निवेश था वो मान लीजिए 1.5 लाख हो गया, और अभी जो करंटली उसकी वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1.8 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़कर कितनी हो गई, 1,80,000 रुपये, यानी कि 30,000 का आपको यहाँ मुनाफा हुआ। अब अगर ये 30,000 रुपये आप विड्रॉल करेंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, अगर आप इस तरह से बार बार अपने पैसे को म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करेंगे, उस पैसे को निकालेंगे, एक तो आपको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉल करेंगे तो आपको एसटीसीजी देना पड़ेगा जो कि 20% है। 1 साल के बाद विड्रॉल करेंगे तो आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा जो कि 12.5% है। हालांकि वहाँ 1,25,000 की छूट भी है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि बार बार मेरे हिसाब से तो पैसा विड्रॉल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा कंपाउंड नहीं हो पाएगा, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। और अगर आपने एसआईपी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं लिया तो फिर एसआईपी चलाने का कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। एसआईपी को आप एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, भले ही आपने 2000 की एसआईपी की, लेकिन आप उसको ना बार बार देखिए मत, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए मत, उसको थोड़ा सा लंबे समय तक अपने हिसाब से चलने दीजिए, क्योंकि आपका जो पैसा जा रहा है ना, देखिए एक प्रॉपर एक फंड मैनेजर वहाँ बैठे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी, आप एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी से आपने निवेश स्टार्ट किया है, तो वो फंड मैनेजर हैं, वो आपके पैसे को देख रहे हैं। सिर्फ आपके 2-4 हज़ार नहीं आ रहे हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, उनको सभी को मैनेज करना है। तो आप एक बार एक एसआईपी स्टार्ट कीजिए, उसको कम से कम 5 साल चलने दीजिए। 5 साल के बाद जब आप देखेंगे तब आप देखिएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है।
बार बार देखेंगे या पैसे को विड्रॉल करने की सोचेंगे तो आप एसआईपी से मैक्सिमम बेनिफिट्स जो मिलते हैं उन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एसआईपी को चलने दीजिए। हाँ, बहुत अर्जेंट ज़रूरत है पैसे की, देखिए पैसा तो आप ही का है और ज़रूरत के लिए ही निवेश किया है, तो बिल्कुल आप निवेश उस पैसे को विड्रॉल कीजिए, अपना काम कीजिए जो आप जिस काम के लिए आपको ज़रूरत है पैसे की। लेकिन अगर ऐसे कुछ अर्जेंट नहीं है तो फिर आप एसआईपी को कंटिन्यू रहने दीजिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट बनाकर दे सकती है। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला जो कमेंट है, इनका कहना है सर का, इन्होंने अपना एक प्लान ये पूरा शेयर किया है, अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 500 है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में इनके 500 है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ये भी लार्ज कैप है ब्लू चिप, इसमें 500 है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 500, एचडीएफसी में फ्लेक्सी कैप में 500, पराग परी फ्लेक्सी कैप में 1000। पोर्टफोलियो इनको 8000 का बनाना है। ठीक है, सवाल पर आते हैं सीधे। जो इन्होंने फंड्स लिए भी मतलब एसआईपी स्टार्ट नहीं की है, इनको 8000 रुपये का पोर्टफोलियो बनाना है। देखिए सर, ये तो आपने जो सोचा है अच्छा है सोचा है, फंड्स भी अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं निवेश स्टार्ट करूंगा, मैं 8000 रुपये का एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा अपने लिए, तो मैं किस तरह से बनाऊंगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पसंद आए तो आप भी थोड़ा बहुत इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपके फंड्स पर बात करूं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड नो डाउट अच्छा फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप अच्छा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल भी बढ़िया है, फ्लेक्सी कैप भी आपके बढ़िया है, फंड्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने लिए 8000 का पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो उसको मैं किस तरह से बना सकता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ जो मैं पोर्टफोलियो आपको बताऊंगा, जो आपका निवेश का समय है वो 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं है कि 2-3 साल 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं तब आप इसको अप्लाई करें। ठीक है, चलिए, पैसा कितना है? 8000 पर मंथ का निवेश यहाँ करना है। देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है कि 500-500 रुपये के 1000 रुपये करके मैं बहुत सारे फंड्स लूँ। यहाँ सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा स्मॉल कैप की तरफ, क्योंकि निवेश मेरा 10 साल से ज़्यादा का है तो बिल्कुल स्मॉल कैप में रखूँगा। और 8000 में से कम मैं 2500 रुपये तो स्मॉल कैप में ज़रूर डालूंगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप के रिटर्न्स देखे हैं, बढ़िया हैं, और मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मैं मार्केट का जोखिम भी ले सकता हूं, तो बिल्कुल मैं स्मॉल कैप में यहाँ एक अच्छा खासा अमाउंट ज़रूर रखना चाहूँगा। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप। देखिए, इन स्मॉल कैप में कौन से फंड्स लेने चाहिए, फ्लेक्सी कैप में कौन से लेने चाहिए, इसके लिए भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ कि स्मॉल कैप कौन सा अच्छा चल रहा है, फ्लेक्सी कैप में किसमें रिटर्न्स हमें कैसे मिल रहे हैं। फ्लेक्सी कैप में मैं यहाँ क्या करूँगा, लगभग 1500 यानी कि 1500 रुपये महीना मैं डाल दूंगा यहाँ फ्लेक्सी कैप में। तो जो मेरा टोटल निवेश है, मेरे निवेश का 50% हो जाएगा स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप को मिलाकर। ठीक है, फ्लेक्सी कैप में मैं कोशिश करूंगा ऐसा फंड रखूंगा जिसमें लार्ज कैप में एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा निवेश किया है। ठीक है, जो मेरा 4000 का निवेश हो चुका है, मेरे पास बैलेंस अभी भी 4000 है। मैं यहाँ क्या करूँगा, या तो एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड लूँगा अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी अच्छी लाने के लिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट के टाइम पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर आपके इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं, ये आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रखूँगा या फिर मैं एक इंडेक्स फंड रखूँगा। इंडेक्स में मैं कोशिश करूँगा यहाँ मैं निफ्टी 50 को रखूँगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा कम से कम 1500 रुपये से लेकर 1500 या फिर 2000 रुपये पर मंथ का निवेश मैं कर दूँगा। ठीक है, या तो 1500 रख लूँगा या 2000 रख लूँगा, इसमें से कुछ भी मैं रख लूँगा। उसके बाद मेरे पास जो पैसा बचेगा उस पैसे से फिर मैं अदर कैटेगरीज पे जाऊँगा। अब अदर कैटेगरीज के लिए मेरे पास मानकर चलिए कितना पैसा बचेगा, 4000, 2000, 6000, लगभग मेरे पास या तो 2000 बचेंगे या 2500 रुपये बचेंगे। अगर मैंने 1500 निवेश किए तो मेरे पास कितने बचेंगे, लगभग 2500 रुपये। 2000 करता हूँ तो लगभग 2000 रुपये। अब ये जो पैसा बचेगा ना, इस पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक थीमेटिक फंड रख सकता हूँ। थीमेटिक भी रखेंगे, उसके साथ एक और ऐड कर सकते हैं आपके पास। उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा कॉन्ट्रा का बचेगा, इसको रख सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन आपके पास मिड कैप का ऑप्शन बचेगा, इसको रख सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उसमें बाकी का जो आपका बैलेंस पैसा है उसको आप निवेश कर सकते हैं।
आप कर सकते हैं या फिर मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस तरह से मैं कोशिश करूँगा अपने पोर्टफोलियो को 10 साल से ज़्यादा टाइम के लिए थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की यहाँ मैं कोशिश करूँगा। अब बेनिफिट क्या होगा, स्मॉल कैप में ठीक ठाक अमाउंट निवेश होगा तो मेरे रिटर्न्स बूस्ट हो सकते हैं आने वाले 10 साल में, क्योंकि स्मॉल कैप में पोटेंशियल होती है लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे देने की। फ्लेक्सी कैप ऐसा लूँगा जिसमें लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा रहे ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे, मेरा जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में भी रहे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड निफ्टी 50 रखूंगा ताकि जो मेरा निवेश है वो बड़ी कंपनियों में भी हो सके, मेरा सारा निवेश छोटी कंपनियों में ही ना जाए। एक थीमेटिक या कॉन्ट्रा या फिर कॉन्ट्रा मिड कैप रख लूँगा। इससे मेरा क्या होगा, एक प्रॉपर एक थीम जो मुझे लगती है कि हाँ इस समय पर अच्छी चल सकती है, उस थीम में मैं अपने कुछ पैसे निवेश कर सकता हूँ। जब वो थीम अच्छी चलेगी यानी कि उस सेक्टर में मेरा निवेश होगा तो मुझे रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। इसके साथ एक मैं मिड कैप ऐड कर लूँगा या फिर मैं एक कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड भी निवेश कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। कॉन्ट्रा में बेनिफिट ये होगा कि जो फंड्स अभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं लेकिन फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसमें भी मैं निवेश कर पाऊंगा। इस तरह से मैं एक बैलेंस पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकता हूं। तो इस जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है इससे भी काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे फिर से आपके कमेंट पर हम डिस्कस करने की। आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है स्टडी मोनू करके एक चैनल से कमेंट है, सर प्लीज़ एडवाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी है, SBI मैग्नम है, HDFC मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU है, क्या ये फंड सही है? देखिए फंड्स तो अच्छे हैं। अब आप थोड़ा सा देखिए आपने क्या किया है, यहाँ मिड कैप में आपने एक मिड कैप तो मोतीलाल ओसवाल रख लिया है, एक मिड कैप आपने SBI मैग्नम रख लिया है, एक आपने HDFC मिड कैप रख लिया है। आपने जो मिड कैप में निवेश है वही 4,000 रुपये का कर दिया है, जबकि आपके पास जो टोटल SIP है वो बैठ रही है लगभग आपकी 7,000 के आसपास है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा एलोकेशन आपको बढ़ाना चाहिए यहाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि स्मॉल कैप आपने बहुत ही कम रखा है। ये आपने लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड रखा है, ये आपको ELSS म्यूचुअल फंड है, टैक्स बेनिफिट देगा, इसमें निवेश कीजिए, अच्छी बात है। देखिए जैसे कि मैंने पिछला पोर्टफोलियो पिछले कमेंट में बनाया, आप इसमें फ्लेक्सी कैप को भी रखिए। आपने फ्लेक्सी कैप पूरी तरह से गायब अपने पोर्टफोलियो से कर दिया है, फ्लेक्सी कैप को ऐड कीजिए। मिड कैप में कुछ आप अमाउंट घटा सकते हैं, थोड़ा स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप एक लार्ज कैप में थोड़ा कोशिश कीजिए। आपका लार्ज कैप में लोकेशन तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखिए बड़ी कंपनियों में थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर डालिए ताकि जब मार्केट में गिरावट आए तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल सके, एकदम से आपके रिटर्न्स डाउन ना हो। इसलिए पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की कभी भी मत बनाइए। थोड़ा सा हर एक तरह के फंड रखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होगा और आपको रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में अच्छे मिलेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, ज़बरदस्त सर जी, इन्होंने तो तारीफ भी बहुत की है, सर आपका धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अब इनका कहना है कि मैं SIP करूंगा पर क्या करूं और कैसे करूं। देखिए सर SIP करने के लिए सीधा सबसे पहले तो आप अपने आसपास कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास। अब क्या है कि आपको SIP, आपके मन में सवाल ये भी होगा कि मैं कितने की करूं। सर एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, कभी भी कोशिश कीजिएगा कि जल्दबाजी में आकर SIP के अमाउंट को डिसाइड मत कीजिएगा कि ठीक है मैं तो 5,000 रुपये की करूँगा, लेकिन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद आपको लगे यार मैंने ज़्यादा अमाउंट कर दिया, ये मुझे घटाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए SIP का अमाउंट भले ही आप कम रखिए, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने जो SIP का अमाउंट रखा 4,000 की जगह 2,000 रखिए, लेकिन ये सोच कर रखिए कि इस अमाउंट को मैं कंटिन्यू रखूँगा। साथ ही साथ आपको एक कोशिश और करनी है मेरे कहने से, इसमें तो बिल्कुल आप बात मान लीजिएगा मेरी, चाहे उसको 5% से बढ़ाएं अपने निवेश को, लेकिन अपने निवेश को हर साल बढ़ाना है, कोशिश करनी है। देखिए महंगाई 5 से 6% चल रही है, मतलब 7 तक भी चली जाती है, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, उस इन्फ्लेशन को भी तो बीट करना है। देखिए आज अगर हमने SIP स्टार्ट करी, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद हमें 50 लाख रुपए मिले, फिर वही बात आती है कि 50 लाख की वैल्यू क्या रहेगी, घट जाएगी ना। लेकिन उस 50 लाख की वैल्यू बराबर रहे आज के टाइम के हिसाब से, उसी हिसाब से अपने निवेश को हर साल बढ़ाइए। आप 5% से 10% से जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से अपने निवेश को हर साल बढ़ाएंगे तो फ्यूचर में आप और भी बेहतर रिटर्न्स SIP से बना पाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है SN मीना जी का कमेंट है जयपुर से। इनका कहना है कि बिटकॉइन में SIP का फ्यूचर क्या है, इस पर आप मुझे बताइए। अब कमेंट काफ़ी बड़ा है,
लेकिन ये कमेंट मैंने इसलिए रखा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन में एसआईपी कैसे करें, ये कितना सेफ है, कितने इसमें बेनिफिट मिल सकते हैं, सब कुछ आपको मैं समझा सकता हूं। इसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या इस टॉपिक पर प्रॉपर एक वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो सर का कमेंट है, कोशिश करेंगे इस पर वीडियो बनाने की। साथ ही साथ इन्होंने गोल्ड पर भी कहा एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए, उस पर भी वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूं गोल्ड पर, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे गोल्ड निवेश पर कैसे हम निवेश कर सकते हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की। बाकी बिटकॉइन पर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। कोशिश करेंगे बढ़िया सी वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा, जो भी रूल रेगुलेशन इंडिया में है, कैसे निवेश कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आप फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं, पास्ट में कितना मिला है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है या कम है, सब कुछ एक वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करके लाऊंगा। तो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।